हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग चैप्टर नंबर 4 को आपका अच्छे से प्रारंभ कर चुके हैं। क्या बताती है कवर और किताबें, एक लेक्चर इसमें हम लोग आपका देख चुके हैं और इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने वेदों से संबंधित जानकारी के विषय में पढ़ा और उसको देखा। तो बच्चों, कल जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, बच्चों आपके पास जो है हर माध्यम आपके पास ओपन है। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर अपना प्रश्न, अपना डाउट, अपनी क्वेरी को हमको भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अगर कोई बच्चा वॉलेंटरी आपका खड़ा होकर पढ़ना चाहता है तो कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए वॉलेंटरी और चैप्टर को पढ़ सकता है। देखिए, हम लोगों ने कल जब अपने चैप्टर प्रारंभ किया था तो हमने देखा था क्या बताती हैं कब्र और किताबें। तो सबसे पहले हमने दुनिया के आपके सबसे प्राचीनतम जो आपके ग्रंथ है उनमें से एक वेदों के विषय में हमने देखा और उनके विषय में पढ़ा। वेदों को हमने देखा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है और क्या है, अथर्ववेद है। इन सब के विषय में हमने पढ़ा और आपका इन सब के विषय में हमने आपका देखा। क्लियर है? और हमने देखा कि लगभग 3500 साल पहले क्या हुई है, इनकी रचना हुई है। ठीक। और उसमें देखा कि ऋग्वेद में क्या है, आपकी प्रार्थनाएं हैं, कितनी, 1000 से भी अधिक। दूसरा हमने देखा बच्चों, इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है, आपका सूक्त कहा गया है। ये ध्यान देना है, क्या कहा गया, आपका सूक्त कहा गया है। ठीक। इसमें कौन कौन से देवता महत्वपूर्ण है उनके विषय में हमने पढ़ा। इनकी रचना किसने की है, आपका ऋषियों ने, एवं जो आपके आचार्य थे और जो उनके आपके विद्यार्थी थे उन्होंने मिलकर की है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके विषय में हमने पढ़ा और एक संवाद को हमने पढ़ा था। व्यास सतलज का संवाद था, किसे, विश्वामित्र जो आपके ऋषि हैं उनसे, जब वो नदी को आपका पार कर रहे थे। और हमने ऋग्वेद में एक पांडुलिपि को देखा था। क्लियर है? इस पांडुलिपि को पढ़ने के बाद पूरा संवाद हम लोग पढ़े थे। हमने मवेशी, घोड़े और रथ के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, आज हम जो है बात करेंगे अपना लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कह रहे जो लोगों की विशेषता बताते हैं उन सारे शब्दों को हम लोग आपका देखेंगे। तो बच्चों, कोई भी बच्चा अपनी क्लास से खड़ा हो, माइक ले, माइक को ऑन करे और यहां से पढ़ना प्रारंभ करे। कोई भी वॉलंटियर बच्चा माइक लीजिए। शाबाश, माइक ले बेटा। जी ऐसी रानी चौरी, जी ऐसी जयंती कोट। बच्चे पीछे से आप क्लास पर अच्छे से बैठिए, आपको पूरा उत्तराखंड देख रहा है। जयंती कौट, बच्चों आप खड़े हो जाओ। जयंती कौट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? विष्णु सोनी। विष्णु सोनी। विष्णु, चैप्टर पढ़ना प्रारंभ Yes, करें। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। चलिए। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की ऋग्वेद विशेषता ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है। तरह तरह के यज्ञ, ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह की यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद
उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब रुको, अभी आपको समझना है और खड़े रहना है। अभी देखिए, सबसे पहला कह रहा है कुछ ऐसे हमको शब्द मिले हैं ऋग्वेद में जो क्या करते थे, आपकी विशेषता बताते थे। बच्चों, वो आप किसकी विशेषता बता रहे होंगे? भाई, व्यक्तियों की विशेषता बता रहे होंगे अगर हम बात कर रहे हैं तो। देखिए, अगर हम लोगों का आपका बात कर रहे हैं, आपका वर्गीकरण की, तो उनके क्लासिफिकेशन की, तो उसमें या तो उनके काम के आधार पर उनको आपका वर्गीकरण उनका किया गया होगा, या फिर आपके भाषा के आधार पर किया गया होगा, या परिवार या समुदाय के आधार पर, शायद आपका निवास के आधार पर किया हो, या फिर संस्कृति के आधार पर। लेकिन हम बात करते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत हमें कुछ ऐसे शब्द देखने के लिए मिलते हैं, और कह रहे हैं वो जो आपके शब्द हैं वो दो समूह मतलब वर्गों के लिए थे। क्लियर है? और वो क्या था, जिनका वर्गीकरण क्या था, काम के आधार पर था। यानी कि काम के आधार पर ही दो वर्गों को उसमें डिवाइड किया है फिलहाल। एक थे आपके पुरोहित, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे थे आपके राजा। ब्राह्मण का काम क्या होता है, यज्ञ करना, आपका पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना। आज भी देखिएगा हमारे धार्मिक जो कार्य होते हैं, हमारे घर परिवार में जब आपकी पूजा होती है तो कौन आता है पूजा करने के लिए? पंडित जी आते हैं ना बच्चों, है ना, हम उनको ब्राह्मण कहते हैं। अब देखिए, दूसरे थे राजा। अब कह रहे हैं कि जिस तरह की आप कल्पना कर रहे हो ऋग्वेद के समय में, अभी सब छोड़ दीजिए और आप फिलहाल पहुंचिए ऋग्वेद के समय में। आपको 3500 साल पहले जाना है आज से। तो वहां के अगर समय की बात करोगे तो जिस तरह से आप समझोगे, तो उस समय जैसे राजा हम लोग आपके बीच में सोचते हैं, हमने पिक्चरों में देखा है, हमने अपनी स्टोरी बनाई होगी, उनके बहुत बड़े आपके महल होंगे, आपकी सेना प्रजा होगी। लेकिन ऋग्वेद के राजाओं में ऐसा कुछ नहीं था। वो एक बहुत आम तरह से रहते थे, और ये भी नहीं था कि जो आपका राजा है उसका बेटा ही आपका राजा बनेगा। नहीं, ऐसा कोई प्रथा नहीं थी, ऐसा कोई प्रचलन नहीं था। हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आप देखेंगे जो आपका समाज मिलता है वो कबीलाई समाज मिलता है। हम इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और इसको आप बच्चे पढ़ना प्रारंभ चलिए। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 से विस्तार से पढ़ोगी। स्वर्गवेद में विश्व और जनों के नाम मिलते, स्वर्गवेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें परु जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब रुको, सुनो, देखो, कह रहे क्या आप लोग क्या पढ़ना है, एक बार जो पिछला आपने अनुभाग जो पाठ पढ़ा है आप उसको पढ़िए, फिर आपको पता लगाइए कि राजा क्या करते थे। आइए, सबसे पहले देखिए, जनता और पूरे समुदाय में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन दो शब्दों को हम लोग देखते हैं। एक पहला शब्द है जन, क्लियर है, जिसका प्रयोग जन आज भी आम रूप में होता है। क्लियर है, जनमानस के रूप में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा था वैश्य, यानी कि विष, जिसको हम क्या निकला है, वैसे सबसे निकला है। इनके विषय में कि जन क्या होता है, विष क्या होता है, इनके विषय में हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, ऋग्वेद के आपके समय में विषों और जनों के नाम से कुछ नाम हमको मिले। जैसे पुरुजन, ये क्या था, एक कबीला था पुरुजन, ठीक है। अब देखिए, चाहे इसको क्या कह लीजिए, विष। भरतजन, भरतजन के राजा कौन थे बच्चों? राजा दुष्यंत थे ना भरतजन के, समझिए इसको। आगे देखिए, विषु। यदुजन या विष का कई बार उल्लेख मिलता है। तो ये हमको इस तरह से हमारे ऋग्वेद में बहुत सारे विष और जन का हमको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है।
आगे पढ़िए, आगे पढ़ना प्रारंभ करें माइक ऑन करके। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कभी मकाम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपहारद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब रुको सब देखो। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, कोई इनमें से तुमको नाम जाना पहचाना लग रहा है, तो हमने देख लिया भारत जन के विषय में हमने बात कर ली थी। अब देखिए, जिन लोगों ने आपकी ऋग्वेद में जो आपकी प्रार्थनाएं लिखी हैं, जिनको हमने सूक्त कहा है, उन जो व्यक्ति आपकी रचना कर रहे थे वो अपने आप को क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च कुलीन। अगर आप लोग शाब्दिक अर्थ में जाओगे तो आर्य शब्द का मिलेगा आपको श्रेष्ठ, उच्च कुलीन आपको मिलेगा। अब एक हो गए आर्य और एक थे जो आर्य के क्या थे? विरोधी थे। उनको वो क्या बोलते थे? दास, यानी कि दस्यु कहते थे। और वो लोग क्या थे? आर्य लोग आपका यज्ञ करते थे और दस्यु लोग आपका यज्ञ नहीं करते थे। और कह रहे हैं कि शायद ऐसा था कि वो दूसरी भाषा भी बोलते हो। ऐसा कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है कि वो आपका दूसरी भाषा नहीं बोलते होंगे या बोलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? दास शब्द आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। और बाद में दास शब्द का मतलब क्या हो गया? गुलाम, स्लेव। और दास क्या हो गया? स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे। क्लियर है? कौन थे वो? जिनको युद्ध में आपका बंदी बनाकर लाया जाता था। ठीक है, क्या करते थे? जिनको बंदी बनाकर लाया जाता था, ठीक। और क्या मानते थे कि जिन लोगों को गुलाम बनाया है उनके मालिक की वो क्या है? जायदाद है, यानी कि जिस तरह से वो चाहेंगे, जो काम चाहेंगे वो उनको करना पड़ता था। क्लियर है? और उधर बात कर रहे हैं कि उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम का जो भाग है, यही यानी कि सिंधु घाटी की जो आपके सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और गंगा का रीजन जो है, इसी क्षेत्र में क्या हुआ है? आपका ऋग्वेद की रचना रची गई है, यही वो स्थान है। क्लियर है? और दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा था, उस विकास के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप विष्णु बैठ जाइए, दूसरा बच्चा आपका प्रारंभ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने क्लास में पार्टिसिपेट किया। इस तरह से ही आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहिए। देख लिया बच्चों? अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं, इसमें पूरा ध्यान देना है आपको। देखिए, लोगों की विशेषताओं के जो आपके शब्द हैं उनको हम लोग आपका देख चुके हैं। और उससे पहले मवेशी घोड़े रथ के विषय में हम लोग पढ़ लिए थे, संवाद को हम लोग देख लिए थे। और सबसे बड़ी बात है, हम इसमें एक पांडुलिपि जो आपका पन्ना है उसको भी हम लोग इसमें देखे थे। क्लियर है? और साथ ही में इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, इस विषय में हम लोग पढ़े। अब देखिए, जैसे मैं देख रहा था कि बहुत से बच्चे आपके क्लास में, जब आपकी क्लास चलती है तो उछल कूद करते हैं। क्लियर है? तो आप लोग शांति से बैठे रहिए, दिखाई देता रहता है बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि और बच्चे पढ़ रहे होते हैं। चलिए जी, ऐसी हारमोनी बच्चा माइक ले पढ़ना शुरू करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम क्या बेटे आपका? कंगना। क्या नाम बता बेटे?
कंगना। ठीक है बेटे कंगना, आप इसको पढ़ना प्रारंभ करें। अगले पृष्ठ। खामोश रहती पढ़ो पढ़ो, माइक को आप कहानी मुंह के पास करें, महापाषाणों। जोर से पढ़ें ताकि सब स्कूलों को सुनाई दें जिस तरह से आपके पहले बच्चे पढ़ रहा था। कहानी महापाषाणों की अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये बहुत अच्छे। शिलाखंड महापाषाण महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जोर गए से बोलो, थे। जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले रूस हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर ही होते हैं। ठीक है बेटे, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए कंगना। देखिए बच्चे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, यानी कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपके पत्थर कुछ बोलते हैं, कुछ अपनी कहानी बताते हैं। महा का मतलब जैसे इसमें एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्लियर हो गया? महापाषाण यानी कि बड़े पत्थर, ऐसे समझिए। ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से आपके लगाए गए थे। क्लियर है? कह रहे हैं आप देखेंगे जो भी आपके बड़े पत्थर हैं, जब लोगों को आपका दफनाया गया था, बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। जो बड़े बड़े आपके पत्थरों की जो आपकी कबर बनती थी, अगर आप उस कबर को देखोगे तो ये कबर बनाने की प्रथा आज से लगभग 3000 साल पहले आपके प्रारंभ हुई थी। अब कहाँ कहाँ थी? भारत का जो आपका दक्षिण क्षेत्र यानी कि दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रथा आपकी प्रचलित थी। चित्र दिखाया गया है, उस चित्र को हम लोग आपका देखते हैं। देखिए इस तरह से कुछ आपकी कब्र होती थी। सभी बच्चे गौर से देखिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए बच्चों, इसको देखेंगे, ये रहे बड़े बड़े पत्थर। आप देखिए ये क्या है? बड़े बड़े पत्थर है, ठीक। और इसके बगल में कुछ ये पत्थरों को लगाया गया है, और फिर क्या किया गया है? ये पत्थरों को आपका खड़ा किया गया है, और खड़ा करने के पश्चात यहाँ व्यक्ति को, जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसको यहाँ लिटाया जाता था। देखिए ऐसा नहीं, कुछ भी आपकी बुक में नहीं, लेकिन आप इसको समझिए कि बड़े पत्थरों का प्रयोग क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। देखिए आपने कवर देखी बच्चों, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में भी जानते हैं और इसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए इस तरह के महापाषाण ताबूत सामान्य सेमिट कहा जाता है। यह दिखाए गए इसको एक पोर्ट होल यानी कि बड़ा सुराग है, जो शायद पत्थरों से बनाए हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब देखिए इसी में एक क्या बनाया गया है? बड़ा होल बनाया गया है, सुराग, और बोलते हैं इस कबर में, इस ताबूत में जाने का रास्ता शायद यही था। ठीक है, ये आपको दिख क्या मिला है? रास्ता। मैं अभी दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस रास्ते की बात मैं कर रहा था। ये रहा आपका गोल, ये देखिए ये है ना छेद, और इस तरह से रास्ता था जो इस ताबूत के अंदर आने का क्या था? रास्ता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। कई बार पुरातात्विकविदों को गोलाकार सजाए हुए आप पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें आप क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको गड्ढा खोदना है। अगर इन चीजों के विषय में आप लोग इसकी आपका सूची बनाने जाओगे,
फिर जो आपके शिलाखंड है, यानी कि जो आपके बड़े पत्थर है, आप उनको ढोकर भी किसी स्थान पर लेके आओगे। फिर उनको क्या करोगे, आपका तराशोगे, अपना साइज बनाओगे अपने हिसाब से, और फिर जिस व्यक्ति की डेथ हुई आप उसको क्या करोगे, दफनाओगे। अब देखिए, इन सब कब्रों में कुछ सामान्यताएं हैं। कह रहे बहुत सारी जो हमको कब्र मिली है उनमें कुछ चीजें आपके सिमिलर हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया था। कह रहे समानता ये है, चाहे जैसी भी कब्र मिली हो, चाहे उसमें हॉल मिला हो, ना मिला हो, आयताकार हो, जिस प्रकार की भी हो, इसमें एक चीज आपकी कॉमन मिलती है, वो सामान्यताएं कॉमन है कि जिस भी व्यक्ति को आपका दफनाया गया है बच्चों, उस व्यक्ति के साथ मिट्टी के बर्तन आपका मिले हैं। क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में पढ़ते चलोगे तो आपको इस चैप्टर के विषय में और बहुत सारी चीजें आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है, जिनमें काले लाल मिट्टी के बर्तन क्या मिले हैं, काले लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जानते हैं। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी कि व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं केवल आपके बर्तन ही मिले, नहीं, उसके साथ लोहे के कुछ औजार हैं, हथियार हैं, घोड़े के कुछ आपका कंकाल है, कुछ और सामान है, पत्थर है, और क्या मिले हैं, सोने के जो गहने हैं वो भी क्या मिले हैं, व्यक्तियों के साथ मिले हैं। अब देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो हमको कहां से मिली हैं, आपका कब्र से मिली है। जब व्यक्ति को आपका दफनाया गया था तो दफनाए गए व्यक्ति के साथ ये कुछ चीजें थी। क्लियर है। अब शायद कोई आपका योद्धा रहा होगा, उसकी तलवार को दफनाया गया होगा, कुछ हथियार वगैरह रहे होंगे, क्लियर है, कुछ कुल्हाड़ी वगैरह, कुछ कटार वगैरह आपका रहा होगा, जो आपको यहाँ हम लोग आपका देख रहे हैं। ये सब वो आपको हथियार औजार हैं जो हमको, जो कब्र हैं उनके साथ हमको मिली है। ठीक है, आगे देख, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है बच्चों। देखिए, होता क्या था पुराने समय में, जो हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पीरियड की, अगर कोई योद्धा रहा होगा तो शायद ऐसा कुछ हो कि उसके साथ उसकी जो कुछ आपकी चीजें होंगी फिर वो उनको दफनाया गया हो। जैसे कि आपका तलवार हो गई, उसकी कटार होगी, शायद कोई आपकी महिला रही हो तो उसके आभूषण वगैरह को उसके साथ आपके दफनाया गया हो। मिट्टी के बर्तनों में शायद कुछ खाने पीने की चीजों को उसको साथ रखा गया हो, क्योंकि इस प्रकार की उस समय में क्या पता कोई आपकी मान्यता आपकी प्रचलित है। जैसा कि हम लोग ये आपका देख पा रहे हैं कि हर मृत व्यक्ति के साथ आपके कुछ हमको लाल और काले प्रकार के जो आपके मिट्टी के बर्तन हैं वो हमको देखने के लिए मिले हैं। तो हो सकता है कि सभी के लिए वो खाने की कुछ व्यवस्था मृत व्यक्ति के लिए वो लोग करते हो, या कुछ उनकी ऐसी मान्यता हो। क्लियर है। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे गौर करते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है कि यहाँ के जो लोग थे उनका सोशल में क्या असामान्यताएं थी, कैसे वो एक दूसरे से अलग थे, इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की तरह ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। मानचित्र 2 प्रश्न नंबर 13, ब्रह्मगिरी की खोज करो, जहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की विभिन्नता को आपका दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, तो कुछ लोग आपके सरदार थे और दूसरे उनके अनुयायी। कह रहे हैं कि आप लोग देखेंगे जो कब्र में जो आपका दफन किए गए व्यक्ति हैं उसमें भी कुछ आपको सामाजिक असामान्यताएं आपको देखने के लिए मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक व्यक्ति को आपका दफनाया गया है जिसके पास क्या मिला है, कुछ ही आपके मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जबकि वहीं एक आपका दूसरे व्यक्ति को दफनाया गया है उसके पास क्या मिला है, सोने के 33 मनके और कुछ आपके शंख पाए गए हैं। तो इससे हमको एक आइडिया लगता है कि शायद उस समय का समाज में कुछ आपकी सामाजिक विभिन्नता रही होंगी, यानी कि अमीरी गरीबी का जो गैप है वो शायद वो आपका रहा होगा। कुछ लोग अमीर होंगे तो उनके साथ आपके सोने के, आपके मन के, शंख इत्यादि को आपका दबाया गया होगा, दफनाया गया होगा, जो आपके अमीर वर्ग के व्यक्ति रहे होंगे। जो कुछ आपका गरीब रहे होंगे उनके साथ आपका मिट्टी के बर्तनों के साथ उनको दफनाया गया होगा। तो इससे क्या लगता है हमको कि सामाजिक, वहाँ की सोशल कंडीशंस में कुछ हमको डिफरेंस जो है, अंतर हमको आपका दिखाई देता है। और शायद ये हो कि कुछ लोग आपके सरदार हों
तो क्या पता जो आपके सरदार हो उनके साथ ही चीजें दफनाई गई हों, या कुछ लोग क्या हों, उनके फॉलोवर हों किसी व्यक्ति के, तो आपका उनके साथ चीजें आपका दफनाई गई हैं। बहरहाल जो भी स्थिति रही हो, लेकिन सामाजिक असमानता हमको दिखाई देती है। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके बाद क्योंकि ज्यादा चैप्टर आपका नहीं बचा है, इसके बाद चैप्टर आपका समाप्त है। और इन सबको पढ़ने के बाद कल हम लोग आपका प्रश्न उत्तर का जो हमारा दौर है हम लोग उस पर चलेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग घर पर जाकर एक बार पढ़िए। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, हमसे और अपने अध्यापकों से आप लोग बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। बस आपका काम है कि आप अपने चैप्टरों को बहुत अच्छे से पढ़ें। जो भी कोर्स आपका हो रहा है आप उनका प्रॉपर तरीके से रिवीजन। तो बच्चों, आज तक हम लोगों ने आपका ऋग्वेद के विषय में जो आपकी व्यवस्था चल रही थी उस समाज में हमने उसको पढ़ा। उसके बाद जो आपकी कब्र हैं, किस प्रकार की आपका कब्र थी, कैसे उनके दफनाने के आपके पैटर्न थे, हमने उनके विषय में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल बात करेंगे हम अपने शेष अपने चैप्टर की बच्चों, और आपने प्रश्न उत्तर की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।